जवाद साहब रेडी हैं आप? जी जी, मैं रेडी हूँ। आप पावर पॉइंट आप चलाएंगे और जी जी, मैं चला लूँगा। राइट राइट। शुड आई स्टार्ट? बिल्कुल बिस्मिल्लाह करते हैं। वसीम भाई, किसी और का वेट तो नहीं है? सेशन रिकॉर्डेड है, स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम जवाद याकूब है। मैं जद्दा सऊदी अरेबिया में होता हूँ। ACCA मैंने किया हुआ है। बैकग्राउंड मेरा चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंसी का है। कुछ अर्सा मैंने ऑडिट फर्म में जॉब किया। अभी मैं इंटरनल ऑडिट में होता हूँ। एक सीमेंट कंपनी है यहाँ पर सऊदी अरेबिया में, वहाँ पर। अ, तो ये सेशन रखने का पर्पस ये था कि यहाँ पर मिक्स लोग हैं। ज़्यादातर लोग सऊदी अरेबिया से हैं और कुछ लोग पाकिस्तान से भी शायद ज्वाइन कर रहे हैं। सेशन ये बिगिनर्स के लिए है, वो लोग जो भी जिनको कुछ एप्रीहेंशंस हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के बारे में। कुछ शकूक है कि ये मार्केट कैसे परफॉर्म कर रही है, कैसा है। डॉलर डिवैल्यूएशन के बारे में बहुत ज़्यादा बात होती है, स्पेशली एक्सपर्ट्स की सर्कल्स में। तो उन उन एप्रीहेंशंस को हम एड्रेस कर रहे हैं इस सेशन के अंदर। इसके अलावा ये कि अगर कोई बिगिन मतलब बिल्कुल स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसको कुछ बड़े बड़े पॉइंट्स उसको क्या देखने चाहिए बिफोर ही स्टार्ट्स इन द मतलब स्टॉक मार्केट। ये बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट है, पाकिस्तान के डायनामिक्स डिफरेंट हैं। लोग यहाँ पर यूएई से हैं, कुछ सऊदीया से हैं। सऊदीया यूएई की डायनामिक्स डिफरेंट है। तो इस वजह से हम डायनामिक्स को भी डिस्कस करेंगे और फिर अकॉर्डिंग टू दोज डायनामिक्स हमें किन चीज़ों का ख्याल करना है, हम इस तरह करके इस सेशन को कवर करेंगे। तो मैंने इसका नाम रखा है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अ डायमंड इन द रफ। मतलब ये कि ये एक्चुअली में डायमंड है जिसको जिसके बारे में लोगों को नहीं आइडिया है। तो मैं वही ट्राई करूंगा कि लोगों को थोड़ा सा मैं खुद इसमें 2-3 साल पहले से मैं इसमें इन्वेस्टेड नहीं था, लेकिन जब मैंने इसको देखा, मैंने इसको एक्सप्लोर किया, तो मुझे ये आइडिया हुआ कि बहुत सारी मार्केट से ही बहुत अच्छी मार्केट है। अ, तो ऐसे में हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं। तो इस स्लाइड को अगर हम देखें तो मैंने इसके अंदर कंपेयर किया है डिफरेंट एसेट क्लासेस को, और फिर उसको ओवर ओवर द पीरियड ऑफ 24 to 25 years मैंने इसको कंपेयर किया। अब इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि लोगों को ये कंसर्न होता है कि भाई अगर आपने पैसे अपने मार्केट में डाले होते हैं, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में, या इवन जो लोगों ने वहां पर रियल एस्टेट में पैसे रखे हुए हैं, ज्यादातर जो एक्सपैट कम्युनिटी है वो रियल एस्टेट में पैसे डाल देती है। तो भाई आपका रिटर्न तो कुछ भी नहीं बनता, या डॉलर्स आपका डिवैल्यूएशन आपका रिटर्न खा लेती, या डिफरेंट एसेट क्लासेस। तो अभी इस स्लाइड के अंदर, स्पेशली इन दिस स्लाइड, हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट एसेट क्लासेस हैं उसका रिटर्न क्या है। तो जैसे जनरली लोगों का एक होता है कि हम लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे या हम लोग रियल स्टेट में इन्वेस्ट करेंगे। तो अभी हम उस मिथ को ब्रेक करना चाह रहे हैं इस स्लाइड के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम कुछ और बातें करेंगे, हम इसके अंदर यूएसडी को ऐड कर लेंगे। तो अभी इस स्लाइड में आप देखें कि डिफरेंट एसेट क्लासेस आपके पास क्या क्या अवेलेबल होती है। तो पहली एक एसेट क्लास तो ये है कि लोग कहते हैं कि यार हम डॉलर्स रख लेते हैं। डॉलर तो हमेशा अप्रिशिएट ही होता है, डॉलर कभी डेप्रिशिएट नहीं होता। और ये हमने देखा भी है, बिल्कुल ऐसा होता चला है। जब 2000, ये मैंने यहाँ पे 25 ईयर का होराइजन सेलेक्ट किया है, यानी 2000 से लेके 2024, ये 24.5 ईयर्स बनता है। तो होराइजन इतना लंबा सेलेक्ट करने का रीजन ये था कि पाकिस्तान, अब आप देखें तो इस टाइम पीरियड में पाकिस्तान में काफी ज्यादा डाउनफॉल आया। अगर आप देखें तो 2007-8 क्राइसिस थे, वो उस वक्त मार्केट्स पूरी तरीके से क्रैश हुई हैं। फिर 16 ऑनवर्ड्स, तो आपको पता है 2016 ऑनवर्ड्स 2023 तक तो मार्केट्स बहुत बुरे तरीके से मतलब उन्होंने बुरा परफॉर्म किया। तो इसमें एक बहुत बड़ा पैच वो है जिसमें मार्केट्स ने बुरे तरीके से परफॉर्म किया और पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन एक्चुअली डिटीरियोरेट हुई है, रादर के मतलब कंडीशन को बहुत अच्छी हुई होती। इसी टाइम पीरियड में इंडिया की मार्केट कहाँ से कहाँ चली गई है। तो पाकिस्तानी इकोनॉमी इस पीरियड में डिटीरियोरेट हुई है। अब उसके अंदर हम देख लेते हैं 25, अच्छा जो 25 साल का टाइम होराइजन होता है, ये इतना टाइम होराइजन होता है कि इसके अंदर
जो डिफरेंट मतलब लाइक जो स्पेकुलेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। तो मतलब कोई स्पेकुलेशन 2-4 साल चलती है लेकिन इतना लंबा अरसा नहीं चलती। तो अब देखें, सबसे पहले लोगों का एक होता है कि यार हम डॉलर लेके रख लेते हैं, डॉलर्स हमेशा अप्रिशिएट होते हैं। इसको ये देखते हैं कि अगर आपने 2000 में 1 लाख रुपए के डॉलर्स लेके रखे होते, उस वक्त रेट था 51.90, और अभी उनकी वैल्यू होती, उस 1 लाख रुपए की वैल्यू अभी उन डॉलर्स में होती 5,36,000। ये अराउंड 5 टाइम्स का रिटर्न है। और इसको अगर कैगर देखें, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, तो वो 7% बनता है। यानी कि ये जो आपकी एप्रिसिएशन हुई है डॉलर के अंदर, ये 7% ऑन एवरेज हुई है पर एनम के हिसाब से। अच्छा, अब एक वो लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं यार ये तो चलो डॉलर्स नहीं लेते, अगर मैंने ये सेविंग अकाउंट में पैसे रखे, सेविंग अकाउंट भी नहीं, आप बात करें, आप ये कहें कि पाकिस्तान के टी बिल्स में पैसे लगाए होते। अब टी बिल्स इस्लामिक नॉन इस्लामिक एक अलग चीज है, लेकिन टी बिल्स तो मतलब लाइक एक अ, एक रियलिटी है ना। तो अगर मैंने टी बिल्स के अंदर ये पैसे लगाए होते 1 लाख रुपए, और मैं लेट्स अज्यूम कि मैं उसको बार बार री इन्वेस्ट कर रहा होता, तो वो अभी अराउंड कोई 1.1 मिलियन हो जाते। यानी 11 टाइम्स का रिटर्न मिल जाता आपको। 1 लाख रुपए 11 लाख रुपए हो गए, 10,77,000, 77,000। तो इसके अंदर आपको कैगर जो मिला है वो 10% का मिला है, यानी आपका पैसा 10% के हिसाब से एनुअली कंपाउंड हुआ है। अच्छा, अब आपने बात की यार यूएसडी में मैं कैश में क्यों पैसे रखूंगा, मैं तो यूएसडी का सेविंग अकाउंट में पैसे रखता हूँ। अब मैंने देखा है ये आईएनपीसी के अलावा, क्योंकि आईएनपीसी तो भी 2 साल पहले आया ना, तो आईएनपीसी जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है, उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर अराउंड 2.5 से 3% सेविंग अकाउंट के ऊपर आपको रिटर्न मिलता है डॉलर्स के ऊपर। तो आपने अगर वही डॉलर्स पाकिस्तान में सेविंग अकाउंट में रखे होते, तो और उस पर आपको 2.5 से 3% रिटर्न मिल रहा होता, तो ये पैसा आपका 1 लाख रुपए जो आपने 2000 में इन्वेस्ट किया था, ये 11 लाख रुपए हो जाता है, 11 टाइम्स का रिटर्न, और ये 10% का कैगर बन जाता। अब क्योंकि ये डॉलर्स और बॉन्ड्स वाले तो कम लोग हैं यहाँ पे हैं लोग सारे रियल स्टेट वाले। तो रियल स्टेट की बात कर लेते हैं। अच्छा, अब जब रियल स्टेट की हम बात करें तो इसका कोई यूनिफाइड इंडेक्स तो अवेलेबल है नहीं पाकिस्तान की मार्केट में। कराची की मार्केट का एक डिफरेंट है, कराची की मार्केट के बहरिया टाउन का डिफरेंट होगा, डीएचए का डिफरेंट होगा, मतलब लाइक डिफरेंट एप्रिसिएशन है, तो इसमें कोई ऐसा इंडेक्स अवेलेबल नहीं है। तो मैंने ये क्या किया, मैंने कहा यार कोई जो एटलीस्ट नॉन टू मी, जो डिफरेंट सोसाइटीज थी जो बड़े लंबे अरसे से चल रही हैं, तो उसके अंदर मैंने डीएचए लाहौर फेज 6 को ले लिया। डीएचए लाहौर फेज 6 जो है बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। आप अक्सर जब भी आप बात करेंगे, अगर आप लाहौर से हैं तो आप किसी से बात करेंगे वो कहेंगे यार तूने डीएचए लाहौर में अगर लिया होता, एक फाइल ली होती, तो ये अब कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी होती। अच्छा, मैं उसको बता देता हूँ कि 2001 में डीएचए लाहौर जब लॉन्च हुआ था, तो ये फाइल थी 10 लाख रुपए की, और 4.5 लाख उस पर इंस्टॉलमेंट देनी थी, यानी 14,50,000 की ये फाइल थी। तो उसके बाद आपको, यानी अगर आपने 1 लाख रुपया उसमें डाला होता, अब 1 लाख तो नहीं होता उसका यूनिट, लेकिन हम क्योंकि उसको कंपेरेबल कर रहे हैं, तो अगर आपने 1 लाख रुपए उसमें डाला होता, तो वो पैसे आपके तकरीबन 35 लाख रुपए बन जाते। यानी कि आपका 35 टाइम्स आपका डीएचए लाहौर फेज 6 का रिटर्न आया है, जो कि 16% कैकर बनता है। अब आपको मैं ये बात दोबारा रीइटरेट कर दूं कि ये एक सक्सेस स्टोरी है। अगर इसके अंदर आप देखें तो ऐसी कितनी सोसाइटीज हैं जहां पर लोगों का पैसा बिल्डर लेके भाग गया, ऐसी कितनी सोसाइटीज हैं जहां पर लोगों को रिटर्न ही नहीं मिला, ऐसी कितनी सोसाइटीज होंगी जहां पर कुछ मतलब लाइक कुछ स्क्रैच के मतलब लाइक रोड भी नहीं बन सके। तो वो वाली एग्जांपल्स नहीं यहाँ पे हम कोट कर रहे, हम एक बिल्कुल एक सक्सेस स्टोरी कोट कर रहे हैं जो कि मतलब टॉप ऑफ द टॉप है। 16% कैगर रियल स्टेट के अंदर। गोल्ड में अगर आपने पैसे डाले होते 1 लाख रुपए उस वक्त, तो अभी ये 44 लैक्स हो जाते, 4.4 मिलियन हो जाता, 44 टाइम्स का रिटर्न है, 17% का कैगर है। लेकिन आप ये देखिएगा कि ये 279 से 2297 यानी $2,300 का हो गया है अभी ये। लेकिन तकरीबन 2010-11 से लेके, यानी तो 2010-11 में या आई थिंक 2012 में भी ये $2,000 का ही था, $2,000 का पर आउंस था गोल्ड। तो यानी कि आखिरी 8-10 साल में इसका कोई रिटर्न नहीं किया, तो ये जो जितना रिटर्न है ये पहले 8-10 साल का ही है। अब बात करते हैं हमारे टॉपिक पे, KSE 100 इंडेक्स। KSE 100 इंडेक्स में अगर आपने पैसे डाले होते 2000 के अंदर, तो उस वक्त इंडेक्स था 1457 का, यानी 1500 पे इंडेक्स था, और अभी है 73,000 का, यानी 50 टाइम्स इंडेक्स बढ़ गया। तो अगर आपने उस वक्त कोई पैसे डाले होते, तो आपके ये पैसे अभी 50
यानी 1 लाख रुपए 50 लाख रुपए बन जाते, तो ये 50 टाइम्स है। अब आप ये देखो कि रियल एस्टेट से भी ज्यादा है, ये गोल्ड से भी ज्यादा है, हर चीज से ज्यादा चल रहा है। लेकिन अभी आपने एक चीज है जो इसमें कंपेरेबल नहीं है, वो क्या है कि ये जो जो इंडेक्स है, ये तो आपको इसके अंदर जो शेयर्स थे ये तो आपको डिविडेंड दे रहे थे। अभी राइट नाउ एट द मोमेंट पाकिस्तान का जो स्टॉक मार्केट है KC 100 इंडेक्स, उसकी डिविडेंड यील्ड, एवरेज डिविडेंड यील्ड है 10%। मैंने कहा यार 10% तो बहुत ज्यादा है, हम इसको अज्यूम करते हैं कि एवरेज डिविडेंड यील्ड 5% है, ठीक है। तो अभी राइट नाउ ये 10% है, लेकिन मैंने कहा चलो 5% कंसीडर कर लेते हैं, तो मैंने 5% के ऊपर एक सिमुलेशन चलाई। मैंने 5% के हिसाब से डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट चलाई, यानी कि जो मुझे पैसा मिल रहा था मेरे बैंक अकाउंट में आ रहा था, मैं उसको उठा के दोबारा KC 100 इंडेक्स में डाला था। क्योंकि जब हम गोल्ड ले रहे हैं तो हम वहां से कोई पैसा नहीं निकाल रहे, DHA लाहौर फेज 6 ले रहे हैं तो वहां से कोई पैसा नहीं निकाल रहे, USD से भी पैसा नहीं निकाल रहे, तो कहीं से भी पैसा नहीं निकाल रहे, तो हम KC 100 इंडेक्स से भी पैसा नहीं निकालेंगे ना। तो मैंने वो 5% का डिविडेंड यील्ड हर साल का वो उठा के दोबारा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। तो मेरा 1 लाख रुपया तकरीबन 70 लाख रुपया बन गया। ये 70 टाइम्स का रिटर्न है, 19% का कैगर है। तो ये सारी बात हमने कर ली PKR में, पाकिस्तानी रुपीज की बात हो रही है। अब ये तो हो गई पाकिस्तानियों के लिए बात। तो मुझे तो ये समझ आ रहा है इसको देख के कि जो बंदा पाकिस्तान में बैठा हुआ और पाकिस्तान में पैसे कमा रहा है, उसके पास KC 100 इंडेक्स से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब यानी लॉन्ग टर्म में देखें तो वो सबसे ज्यादा उसने पैसे KC 100 इंडेक्स में बनाए, और ये भी इंडेक्स का रिटर्न है। इसको हम लाहौर फेज 6 से कंपेयर कर रहे हैं, जो कि गलत है। वो इस वजह से नहीं करना चाहिए कि इसके अंदर तो लूली लंगड़ी कंपनियां भी बीच में है, इसके अंदर तो बैंकरप्ट कंपनीज भी बीच में आ गई हैं, इसके अंदर तो PSO और OGDC भी आ गए, जिनके सर्कुलर डेट के इशूज, जिन्होंने परफॉर्म ही नहीं किया। अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस वाली कंपनी उठाएं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कॉलगेट उठा लें, तो इसी टाइम में उसका रिटर्न जो होगा वो कोई 32% का कैगर बनता है। यानी कि वो तो आपको 100 टाइम से भी ज्यादा हो गई है आपकी इन्वेस्टमेंट। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल कोलगेट ही लिया होता इस टाइम के अंदर। तो अगर हम DHA फेज 6 से कंपेयर करें तो हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट, मतलब फ्रॉम द स्टॉक मार्केट से भी कंपेयर करना चाहिए, जो कि बहुत एक्सपोनेंशियल रिटर्न हो जाता। तो इस बात को तो हम लोगों को समझ आ गई कि जनरली अगर आप PKR में बैठे हुए हैं, अगर आपके पैसे PKR में है, तो भाई आप रियल स्टेट से भी निकालो, हर जगह से निकालो। पर्सनली स्पीकिंग, मैंने अपने कुछ रियल स्टेट ऐसे डाइल्यूट किए हैं और मैं पैसे स्टॉक मार्केट में मूव कर रहा हूँ। तो आई एम मतलब मैं वो बता रहा हूँ जो मैं अब खुद भी कर रहा हूँ। ऐसे नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं। अच्छा, अब एक और बात करते हैं कि वो ये है कि जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो कहते हैं भाई ये तो तुमने PKR की स्टोरी सुना दी, PKR में तो इतने परसेंट इतना टाइम्स रिटर्न हो गया, ये हो गया वो हो गया, जब तुम डॉलर की डीवैल्यूएशन बीच में लाओगे ना तो ये तुम्हारा सारा रिटर्न उड़ जाएगा। ये जनरली बात की जाती है, हर जगह बात की जाती है। तो मैंने इस वजह से मैंने कहा कि यार सिर्फ PKR में नहीं करते, हम डॉलर्स के अंदर भी बात करते हैं कि डॉलर्स के अंदर अगर हमने यही सारा सिनेरियो किया होता तो हमारा रिटर्न क्या होता। तो अभी देख लेते हैं। पहले तो USD ओब्वियसली अगर हमने करंट अकाउंट में रखा होता 1000 USD 1000 ही होता। बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट की होती USD के अंदर, तो आज जितना भी वो हो गया है उसमें USD के अंदर हमें जितना रिटर्न मिलता, तो बॉन्ड्स में की होती तो 2 टाइम्स हो चुका होता पैसा 25 साल में, यानी $1000 $2000 हो चुका होता, 3% का रिटर्न है। अगर मैंने 3% के ऊपर USD इन्वेस्ट किया होता तो भी तो 2 टाइम्स मेरे पैसे हुए थे। DHA लाहौर फेज 6 में वही जो हमने पिछली एग्जांपल देखी है, उसमें मेरा रिटर्न USD टर्म्स में 6 टाइम्स हो गया, 6 गुना हो गया। लेकिन ये कैगर बनता है 8% का। गोल्ड के केस में मेरे पास जो USD रिटर्न है वो 8 टाइम्स हो गया है, यानी कि कैगर है, एक साल का रिटर्न जो है वो 9% कंपाउंडेड एनुअली है। वंस अगेन, अब KC 100 इंडेक्स में हम बात करें तो हमारा 9 टाइम्स बनता है, और जो कि 10% का कैगर है इन USD टर्म्स। और अगर मैं डिविडेंड को भी इन्वेस्ट करूं तो ये 11% का कैगर बन जाता है। और 13 टाइम्स का रिटर्न है। तो यानी कि अगर मैंने $1000 2000 में USD $1000 लगाया होता PSX में, जो कि 51,900 रुपए बनते थे उस वक्त, तो ये आज मेरे पास $13,000 होते। तो मेरे 13 टाइम्स इसमें प्रॉफिट हो चुका था 25 साल में, और ये मेरा कैगर बनता है 11% का। अब मैं वैसे जनरली बात करूं तो S&P 500 जो है उसको, वो क्योंकि एक स्टैंडर्ड कंसीडर होता है, तो वहां का एवरेज जो रिटर्न है वो 7 से 8% है। तो S&P 500 7 से 8% निकाल के दे रही है, जबकि KC 100 इंडेक्स जो कि पाकिस्तान की कंपनी है, जिसके अंदर पाकिस्तान में अभी बहुत सारे क्राइसिस आए हैं, तो वो आपको 11% निकाल के दिया है ओवर 25 ईयर्स। अभी आप लोग जनरली ये सोच रहे होंगे कि यार ये तो पुरानी बातें कर रहा है, अभी आगे क्या चल रहा है।
तो मैं वही आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आपको कि आगे के जो सिचुएशन है वो भी अच्छी है, कोई इतनी बुरी सिचुएशन नहीं। ऐसे नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। अच्छा, अब क्योंकि ऑब्वियसली डिफरेंट लोग हैं यहाँ पे, डिफरेंट तरह की सोच होती है डिफरेंट लोगों की, तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि दो तरह के इन्वेस्टमेंट्स, वैसे तो इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स बहुत सारे हैं, लेकिन हम इसको सिंपल रखने के लिए दो तरह के इन्वेस्टमेंट स्टाइल होते हैं, और वो आपको इंडिविजुअली अपने आप का अपना स्टाइल आपको देखना है कि आप क्या चाह रहे हो जब आप स्टॉक मार्केट में घुस रहे हो। तो अभी हम लोगों ने दो स्लाइडों में ये कंफर्म कर दिया कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट यूएसडी टर्म्स में भी और और पीके टर्म्स में भी, दोनों, यानी जो बंदा पाकिस्तान में पैदा हुआ उसके लिए भी सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट टूल है पीएसएक्स केएसई 100 इंडेक्स। और जो बंदा डॉलर्स में पैसे लगा रहा है, तो अगर मैं S&P 500 देखूं तो मुझे 7 से 8% दे रही है, और जब मैं यहाँ पे देखूं तो मुझे 11% का कैगर मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स की बात कर ले तो एक देखें, दो तरह के इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स होते हैं आपके पास। एक ऐसा बंदा है जो सोचता है कि यार मुझे अभी तो मेरे पास, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मेरी सैलरी ठीक ठाक है, मुझे पैसे बन रहा है मेरा, तो मुझे अभी तो फिलहाल पैसों की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे, मतलब ठीक है, मुझे अपने मतलब 10 साल 15 साल बाद मुझे पैसे चाहिए होंगे। ये इस तरह का बंदा होता है, और ये लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेशन के फोकस करता है। आप देखें, इस तरह के बंदे अगर रियल स्टेट में जाएंगे तो वो क्या करेंगे कि यार लाहौर से बाहर, रावी से बाहर शेखुपुरा के पास कोई जमीन है, वहां पे ले लेते हैं, या बहरिया टाउन के पास कुछ है, वहां पर मैं कुछ जमीन ले लेता हूँ, स्कीम 35 कराची में, और वहां पे जाके ले लेता हूँ, और फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो विद इन सिटी आ जाएगी, और वहां से मुझे रिटर्न अच्छा मिल जाएगा। तो ये होती है लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेशन स्टॉक इनमें, ये एक इन्वेस्टमेंट स्टाइल है। दूसरा इन्वेस्टमेंट स्टाइल कैसा होता है कि जो कहता है यार मैं तो अभी जॉब करता हूँ और मुझे 9 to 5 है, और यार मुझे अपनी जॉब के ऊपर डिपेंडेंस कम करनी है, उसके लिए मुझे पैसिव इनकम की जरूरत है। तो वो कहता है मैं पैसिव इनकम जनरेट करूंगा, मुझे डिविडेंड चाहिए। तो ये दो तरह के इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स होते हैं। मैं पर्सनली पैसिव इनकम के ऊपर फोकस करता हूँ, और उसका रीजन ये है कि मैं मतलब यानी कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ। वे टू इन्वेस्ट, ऐसा भाई, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब वंस अगेन ये बहुत ओवर सिंप्लीफाई किया हुआ मैंने, इस तरह नहीं है, लेकिन इसको ओवर सिंप्लीफाई इस तरह है कि दो तरह की बिजनेसेस को हमने हमने जितने भी स्टॉक मार्केट के ऊपर बिजनेसेस हैं, हमने इनको दो कैटेगरीज में डाल दिया। एक सिक्लिकल है, और एक वो बिजनेस है जिनका स्टेबल रिटर्न होता है। सिक्लिकल कौन सा होता है? फॉर एग्जांपल सीमेंट सेक्टर सिक्लिकल है, फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल सेक्टर सिक्लिकल है, फॉर एग्जांपल ये जो है क्या उसे कहते हैं, आपका स्टील सेक्टर सिक्लिकल है। इसका मतलब क्या हुआ सिक्लिकल होने का, यानी इसके अंदर सिक्लिकलिटी का इम्पैक्ट है। यानी कि जब पाकिस्तान के हालात अच्छे होते हैं ना, और पाकिस्तान के अंदर आईएमएफ के साथ डील चल रही होती है, और जी गाड़ियां इंपोर्ट हो रही होती हैं, तो आप देखो कि गाड़ियों की सेल बहुत बढ़ जाती है। तो जो गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां हैं वो उस वक्त बेच रही होती हैं जब जब ये वाले हालात बड़े अच्छे चल रहे हैं, सब सब अच्छा अच्छा चल रहा है, उस वक्त वो गाड़ियों की सेल हो रही होती है। लेकिन जैसे ही हालात खराब होना शुरू होते हैं और आपकी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो गाड़ियों की सेल भी रुकना शुरू हो जाती है। तो ये सिमिलरली इसी तरह ये सीमेंट के साथ भी है। तो जब सीमेंट सीमेंट 24 महीने एक जैसा नहीं, 24 मतलब लाइक साल, अगर 5 साल है तो 5 साल एक जैसा नहीं बिकता। तो कुछ साल ऐसे होते हैं जब सीमेंट की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, जब पाकिस्तान की इकोनॉमी बूम कर रही होती है, तो आपका सीमेंट ज्यादा बिक रहा होता है। और कुछ साल ऐसे होते हैं कि आपका सीमेंट कम बिकना शुरू हो जाता है। ऑब्वियसली बिल्कुल तो नहीं खत्म होता, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही होती है, लेकिन जैसे कि राइट नाउ बहुत हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट है, इसके अंदर सिक्लिकल जो है वो नहीं चलते हैं, गाड़ियां नहीं बिकती हैं। जब 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 इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो फिर सिक्लिकल चलना शुरू होता है। तो ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट है। और दूसरी कंपनीज वो हैं जो स्टेबल रिटर्न देती हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनिलीवर पाकिस्तान स्टेबल रिटर्न देती है। फॉर एग्जाम्पल फर्टिलाइजर बेचने वाली कंपनीज, उनको 12 महीने फर्टिलाइजर बेचना है, जो मर्जी हो जाए, पाकिस्तान के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, गॉड फॉरबिड पाकिस्तान और इंडिया की वॉर स्टार्ट हो जाए, तब भी फर्टिलाइजर बिकेगा, राइट। तो वो 12 महीने एक जैसा काम कर रही है, उन्हें वो चीजें बेचनी बेचनी, तो वो स्टेबल रिटर्न वाली कंपनी है। तो हमने कंपनीज को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ऑल्दो बहुत ज्यादा इसके अंदर सेगमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन हमने इसको अभी सिंप्लीफाई किया। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अभी एक और बात है कि जब भी हम बात करते हैं तो जनरली लोग कहते हैं कि यार पाकिस्तान की मार्केट तो मैनिपुलेटेड मार्केट है, कुछ स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो पाकिस्तान की मार्केट को मैनिपुलेट कर देते हैं। अच्छा, मैं इस मिथ को ये बिल्कुल मिथ नहीं है, ये बात ठीक है।
ये बात बिल्कुल ठीक है, और ये मार्केट हर मार्केट के ऊपर एप्लीकेबल है, सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट में। हर मार्केट में स्मॉल कैप जो है उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन कंपनीज जो बड़ी कंपनी होती हैं उनको मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं है। एक तो पहले पूरी बात कर लें कि पीएसएक्स का जो मार्केट कैप है वो $40 बिलियन है, जो कि बहुत कम अमाउंट है, लेकिन पाकिस्तान के रेफरेंस में देखें तो 40 बिलियन को मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं है। तो इसका मतलब ये कि पूरे इंडेक्स को मैनिपुलेट करना तो बहुत मुश्किल काम है। हाँ, उसके अंदर कुछ कंपनीज होती हैं जो छोटी साइज की स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं, उनको कोई भी थोड़ा बहुत पैसा डाल के मैनिपुलेट कर सकता है। लेकिन अगर आप अच्छे इन्वेस्टमेंट है तो वो आप क्या करोगे, आप छोटी स्मॉल कैप के अंदर मतलब लाइक अपना अपना एक्सपोजर बहुत थोड़ा रखोगे। आप तो सेफ बेट लेने जा रहे हो ना, तो आप कंपनीज लाइक मिजान बैंक के अंदर इन्वेस्ट करोगे जिसका मार्केट कैप है $1.5 बिलियन। अब पाकिस्तान में सऊदीया में बैठे हुए आपको लगता है $1.5 बिलियन कुछ नहीं है। पाकिस्तान तो 2-3 बिलियन डॉलर के लिए मतलब आईएमएफ पाकिस्तान से सब कुछ करा लेता है। तो किसके पास इतना बड़ा पैसा है कि वो मिजान बैंक को उठा के मैनिपुलेट करे, राइट? किसके पास इतना पैसा है कि मारी का मार्केट कैप $1.25 बिलियन है? तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में किसके पास इतना पैसा है जो कि मारी को मैनिपुलेट करे? तो जो स्मॉल कैप्स हैं वो हर जगह मैनिपुलेट होते हैं, जो छोटी छोटी कंपनीज होती हैं, लेकिन जो बड़ी कंपनी होती है, ये याद रखिएगा, वो किसी भी मार्केट में उसको मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल काम होता है। यहाँ पे आप एसटीसी, सऊदीया में रहते हुए एसटीसी अरामको जैसी कंपनीज को पूरी मार्केट भी लग जाए तो मैनिपुलेट नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से मैनिपुलेशन का रिस्क जो है वो बड़ी कंपनीज में अंदर नहीं है, और हम यहाँ पे इसी बात को एडवोकेट करेंगे कि हमने सिर्फ बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अभी बात ये होती है कि पाकिस्तान की मार्केट, फिर जब मैं अगर जैसे मैं अपने दोस्तों यारों से किसी से बात करता हूँ तो वो लोग ये बात करते हैं कि यार पाकिस्तान की मार्केट तो भाई ओवर वैल्यू हो गई है। ये जो राइट टाइम था ना इन्वेस्ट करने का, वो 40,000 पे जब इंडेक्स था तब था, जब पाकिस्तान के अंदर आईएमएफ का एग्रीमेंट नहीं हुआ था। अभी तो 73,000 के ऊपर इंडेक्स आ गया। मार्केट ऑलरेडी 82% अप्रिशिएट कर गई। साल में 82% का रिटर्न बहुत ज्यादा होता है। अब मार्केट के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। नाउ यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन द मार्केट। ये वाली बात होती है जनरली लोगों के साथ जब हम बात करते हैं, या मैं बात करता हूँ, पर्सनल लेवल पे बात करता हूँ। मैं कोई वैसे तो ऐसे कोई पैसे तो रेज नहीं कर रहा कहीं से। तो इसको मैंने सोचा कि मैं इसको भी काउंटर कर दूं। वो उसका उसमें ये है कि जब मैं उनको 40,000 पे बोल रहा था ना कि आप मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो 40,000 में भी ये कहते थे कि नहीं भाई, ये कोई सीन बनता नहीं है, मतलब अभी नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अभी जो है, अब देख लेते हैं कि जब 2006 में मार्केट ने जब 2006 में 16 में मार्केट ने जब पीक किया था, तो उस वक्त मार्केट का पीई था 10, यानी कि मार्केट का जो एवरेज पीई था वो 10 था। और अभी 2023 में जब मार्केट 40,000 पे थी तो उसका एवरेज पीई प्राइस ओवर अर्निंग था 3.5x। अच्छा, अगर कुछ लोग हैं जिनको पीई नहीं पता तो इसका मैं इस तरह, पीई है प्राइस ओवर अर्निंग, यानी कि अगर एक कंपनी 100 रुपए कमाती है एक साल का और वो 400 रुपए में ट्रेड हो रही है, यानी कि 400 रुपए में पूरी कंपनी अवेलेबल है, बिक रही है, तो इसका मतलब है कि उसका पीई प्राइस ओवर अर्निंग 4 रुपए है, 4 टाइम्स है। तो इस हिसाब से आप देखें 2016 में अगर कंपनी जो 100 रुपए कमाती थी वो 1,000 रुपए की बिक रही थी। 1 रुपए कमाने वाली कंपनी एवरेज मैं बात कर रहा हूँ 10 रुपए में बिक रही थी। और 2023 में जब 40,000 पे इंडेक्स था तो 1 रुपए कमाने वाली कंपनी 3.5 रुपए में बिक रही। और उसके बाद फिर अभी जब इंडेक्स आ गया है 2024 में, जब इंडेक्स 73 पे आ गया है, तो फिर जो कंपनी है 1 रुपए कमाने वाली, वो अभी ये 5 से लेस का पीई है, अभी शायद 4.8 कुछ अराउंड इस तरह पीई चल रहा है अभी मार्केट का। और इसको कंपेयर कर लेते हैं कि जो पाकिस्तान जो सऊदी स्टॉक मार्केट है वो अभी 19 के पीई पे चल रही है, और S&P 500 अराउंड 23 के पीई के ऊपर है। तो इस तरह आप कंपेयर करें तो अभी जो हमारा पी है वो तो अभी हमारे भी हिस्टोरिकल जो लेवल्स हैं उनसे बहुत कम चल रहा है। तो यानी कि अभी मार्केट में बहुत बड़ा रूम पड़ा हुआ है। पाकिस्तान का आखिरी मेरा ख्याल है 10 सालों का जो एवरेज पी है वही 7-8 के है। तो इसका मतलब है कि अगर आप 7-8 पे भी जाते हैं तो आपके पास बहुत बड़ा रूम है। ये मतलब 50% तो मार्केट वैसे ही उठ जाएगी। प्लस जो आपकी जो जो शेयर प्राइसेस, जो 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 अंडरलाइन कंपनीज हैं, उनकी परफॉर्मेंस इज फिनोमिनल। पाकिस्तान की कंपनीज की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी। तो एक तो मैं इस बात से ये साबित करना चाह रहा हूँ कि अभी भी मार्केट के अंदर बहुत बड़ा रूम अवेलेबल है, अभी भी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी भी बोट जो है, यानी कि यानी ट्रेन ने स्टेशन नहीं छोड़ा है, अभी भी ट्रेन स्लो स्लो चल रही है। आईएमएफ की अगर डील हो जाती है और ये लॉन्ग टर्म हमारा एग्रीमेंट साइन हो जाता है, तो आप देखिएगा कि यही इंडेक्स आपको मतलब बहुत
ज्यादा बड़े लेवल पे नजर आएगा। मैं अभी कोई फिगर नहीं कोट करना चाह रहा कि कितने बड़े लेवल पे। नेक्स्ट स्लाइड। तो अच्छा, ये लास्ट स्लाइड है जिसके इसके बाद मैं इस टॉपिक के बारे में कि मार्केट के बारे में हम बात करें। तो मैं एक और बात यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जब भी आप मार्केट को देखते हो तो अब आपको ये आइडिया होना चाहिए कि इंस्टीट्यूशनल मनी, जिसके पास, जो इंस्टीट्यूशंस के पास पैसा है, यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, यानी कि जो पाकिस्तान के म्यूचुअल फंड्स हैं, उनके पास कितना पैसा है और वो कहाँ पड़ा हुआ है। तो अभी भी राइट नाउ एट द मोमेंट पाकिस्तान के म्यूचुअल फंड्स के पास 2.4 ट्रिलियन है, यानी कि 2400 अरब रुपए पड़ा हुआ है। और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 8% पाकिस्तान की इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टेड है। ओनली 8%। अच्छा, अब ये 8% क्या है, ये कम है ज्यादा? अब बात करते हैं 2017 में, 2017 में व्हेन द मार्केट वाज ऑल टाइम हाई, तो ये 45% पैसा, उस वक्त का जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के पास पैसा था, 45% वाज इन्वेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट, राइट। 2020 में, ये 2020 कौन सा टाइम है, इमरान खान आ चुका है और मार्केट बहुत बुरी तरीके से गिर रही है, राइट। हालात बुरे चल रहे हैं पाकिस्तान के, और 2020 के अंदर भी 20% पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड। इन 2021 भी ये पैसा जो है ये 21% है। अब ये 2021 टाइम कौन सा है, ये वो वाला टाइम है जब आपका कोरोना आ चुका है और मार्केट्स अभी भी बुरे हालात में चल रही है। तो 2021 के अंदर भी 21% पैसा एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का, जो कि आज की डेट में 2.4 ट्रिलियन रुपीज है, ये अभी भी वहां पर इन्वेस्टर है। तो आप ये समझ लो कि यार बुरे हालात में भी 20% तो इन्वेस्टर रहता ही है ना। राइट नाउ 8% है। आप ये सोचो कि जब ये पैसा 2.4 ट्रिलियन में से लेट से कि ये 12% फर्दर पैसा जब स्टॉक मार्केट में जाएगा, तो ये तकरीबन हम लोग 300 अरब रुपए की बात कर रहे हैं, 300 बिलियन रुपीज, यानी $1 बिलियन। ये अभी मार्केट में जाएगा तो मार्केट कहाँ पे चली जाएगी। तो ये वो लोग जो इस बात को समझ सकते हैं वो इस अपॉर्चुनिटी को भी रियलाइज कर लेंगे। और अभी आप ये देखिएगा कि क्योंकि आज पैसा, आज इंटरेस्ट रेट्स कम हो चुके हैं, तो इस वजह से आप ये देखिएगा कि जो इंस्टीट्यूशन बनी है, इट विल स्टार्ट मूविंग बैक टू इक्विटी मार्केट। अभी जब 22% का मुझे रिटर्न मिल रहा था, तो मैंने इस वजह से पैसा, यानी कि मैंने नहीं, लोगों ने इस वजह से पैसा एसेट अंडर मैनेजमेंट में लगाया हुआ था, मनी मार्केट में लगाया हुआ था और इनकम मार्केट में लगाया हुआ था। लेकिन जब मुझे वहां से रिटर्न कम मिलना शुरू हो जाएगा, जब ये 16% 17% पे आएगा, तो आप ये देखिएगा कि वैसे वैसे ये 8% से 9 10 11 12 और शायद ये 20% तक चला जाए। जब ये 20% पे जाएगा तो 300 अरब रुपया आज की डेट के हिसाब से ये पैसा मूव होगा इक्विटी मार्केट के अंदर। मुझे याद है वसीम भाई तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। वसीम भाई जब इनका थोड़ी देर बाद ये इसको कंफर्म करेंगे कि एक दिन एफएफसी के अंदर, यानी कि फर्टिलाइजर सेक्टर में 2 अरब रुपए की बाइंग हुई थी और पूरे फर्टिलाइजर सेक्टर को अपर लॉक लग गए थे। तो मतलब ये है कि सिर्फ 2 अरब रुपए से इंश्योरेंस सेक्टर, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस ने बाइंग की थी। तो ये हाल हो गया। तो ये अभी मैं बात कर रहा हूँ 300 अरब रुपए की, ये अभी मार्केट में आना शुरू होगा पैसे। तो ये तो सारी ये बात होगी। ऐसे नेक्स्ट स्लाइड। तो अब अगर आपने माइंड, अगर मैंने आपको कन्विंस कर लिया है कि यार आप सोचो कहीं पे कि आपने स्टॉक मार्केट में जाना है, तो फिर मुझे डर गया है कि आप कहीं ऐसे ही ना चले जाओ स्टॉक मार्केट में। आपने अगर ऐसे ही चले गए स्टॉक मार्केट के अंदर, तो फिर आप लॉस कर दोगे, और जब आप लॉस करोगे तो फिर आप ऑब्वियसली, अगर हम बगैर, यानी कि उसको स्टडी किए बगैर जब मार्केट में चले जाते हैं, फिर हम लॉस कर देते हैं, फिर हम ये कहते हैं कि यार मार्केट खराब है। एक्चुअली मार्केट नहीं खराब होती है, हम लोगों की कहीं पे वर्किंग में कुछ प्रॉब्लम होता है। तो आप क्योंकि बिगिनिंग में जा रहे हो, तो आपने सबसे पहले तो आपने ये सोचना है कि आपने डिफेंसिव सेक्टर्स में जाना है। अच्छा, मैंने यहाँ पे 4 सेक्टर्स हैं जो बहुत डिफेंसिव सेक्टर्स हैं, मैंने वो लिस्ट डाउन कर दिए हैं: ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर, बैंक्स एंड पावर। इन सब के बारे में मैंने एक एक स्लाइड नीचे बता दी है, वो भी हम लोग छोटे छोटा मतलब समरी में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले तो आपने जाना है डिफेंसिव सेक्टर्स की तरफ। आपने बिल्कुल नहीं जाना कि यार मैं सीमेंट उठा लूं, यार मैं क्या करता हूँ कि मैं ना ऑटोमोबाइल उठा लेता हूँ, टोयोटा उठा लेता हूँ। ये टोयोटा और सीमेंट भी अच्छे सेक्टर्स हैं, बुरे नहीं है, लेकिन अभी आपको कुछ नहीं पता मार्केट के बारे में, तो इस वजह से आपने, जिसको पता है वो तो बिल्कुल जो मर्जी खेले, लेकिन आपने जाना है डिफेंसिव के बारे में। क्योंकि अगर आपके पैसे लूज हो गए तो फिर आप उसको कभी भी रिकवर नहीं कर पाओगे, और आप तो आपने स्लोली ग्रेजुअली अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर डिफेंसिव सेक्टर। दूसरी बात ये कि ऐसा सेक्टर सेलेक्ट करें, ऐसी कंपनी सेलेक्ट करें जिनकी डॉलर बेस्ड अर्निंग हो। अब आप सोच रहे हो यार डॉलर बेस्ड अर्निंग तो सिर्फ सिर्फ आईटी कंपनीज की होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हम जो डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे कि किस तरह
अर्निंग्स, बहुत सारे सेक्टर्स की अर्निंग डॉलर बेस्ड ही है। फिर उसमें आप देखेंगे पावर टू पास ऑन द प्राइस है या नहीं है। मतलब अगर इन्फ्लेशन होती है, पाकिस्तान में पिछले साल 38% इन्फ्लेशन थी, तो क्या उसके पास इतनी पावर है कंपनी के अंदर कि वो प्राइस को पास ऑन कर सके। फिर आप ये देखें कि कोई इन्फ्लेशन, मैंने जैसे बताया 38% तक चली गई थी, और ऑन एवरेज भी अगर आप पिछले 5 साल की देखें तो 16% की ऑन एवरेज इन्फ्लेशन है। तो क्या ये जो पैसा है, ये जो कंपनी है, ये हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन भी है या नहीं है, तो इसको देखना है आपके। फिर क्योंकि आप बिगिनिंग लेवल के ऊपर हैं तो आपको, और फिर जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, मेरा जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है वो है पैसिव इनकम जनरेट करना, तो कंटिन्यूस डिविडेंड आपको चाहिए। तो ऐसी कंपनीज देखें जो कंटिन्यूसली डिविडेंड पे कर रही हैं, जिनकी डिविडेंड की अच्छी डिविडेंड पेइंग हिस्ट्री है, तो आपने ऐसी कंपनीज को देखना है। और फिर ये है कि एक जो लास्ट स्टेप है वो ये है कि स्टे अवे फ्रॉम इम्पोर्ट डिपेंडेंट्स। यानी कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो इम्पोर्ट की जाती हैं और इम्पोर्ट कर करके बेची जाती हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर उसकी एक एग्जांपल है कि ये लोग इंपोर्ट करते हैं, अभी भी ये ज्यादातर चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं और फिर इंपोर्ट करके यहाँ पर असेंबल करके बेच रहे हैं। तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, जो पाकिस्तान के अंदर इसके वो पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, पीकेआईज, केपीआईज कुछ ऐसा होता है, यूपीआईज, मतलब यानी मेडिसिन के नहीं है ये, इनका 95% मटेरियल इंपोर्टेड है और इनके पास कोई पावर नहीं है प्राइस को पास ऑन करने की। तो पूरी दुनिया के अंदर जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर होता है ये सिक्लिकल सेक्टर नहीं होता, पाकिस्तान के अंदर ये सिक्लिकल है। और उसका रीजन वही है कि इनके पास क्या प्रॉब्लम है कि ये लोग, इनका 95% मटेरियल इंपोर्टेड है, मटेरियल की प्राइस बढ़ जाती है लेकिन दे डोंट हैव एनी पावर टू पास ऑन द प्राइस टू द कंज्यूमर, क्योंकि जो प्राइसेस हैं वो प्राइसेस आर सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ड्रैप तो ड्रैप ड्रैप ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान। जी 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 जी, मतलब लाइक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही है ना। तो जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस प्राइस को पास ऑन ही नहीं करने देती, क्योंकि वो जब डॉलर डिवैल्यू होता है तो इन्फ्लेशन ऑलरेडी ज्यादा हो चुकी होती है, तो वो कहती है कि नहीं आपने पास ऑन नहीं करना। तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर अभी बिगिनर लेवल के ऊपर, आपको उसको टच नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट ऐसे, तो अभी जब मैंने 4 सेक्टर्स के बारे में बताया तो मैं इनको जनरली थोड़ा थोड़ा इनको कवर कर देता हूँ। फर्टिलाइजर सेक्टर में क्या है, इनका काम क्या है, इनका काम ये है कि इन्होंने गैस, पाकिस्तान गवर्नमेंट इनको देती है और सस्ते दामों पे इनको गैस मिलती है। इन्होंने उस गैस से फर्टिलाइजर बनाना है, जो पाकिस्तान में यूरिया है, राइट। पाकिस्तान में 2 तरह के फर्टिलाइजर हैं, शायद 2 से ज्यादा यूज होते हो, लेकिन जनरली यूरिया और डैप यूज होता है। डैप जो होता है वो जनरली इंपोर्टेड है, पाकिस्तान में सिर्फ एक कंपनी है वो बनाती है, हम उसको नहीं डिस्कस कर रहे, हम यूरिया की बात कर रहे हैं। तो यूरिया जो है पाकिस्तान की एनुअल डिमांड है अराउंड 5 to 6 million टन, लेट्स से 6 million टन। हमारे पास जो कैपेसिटी है वो भी 6 million टन ही है। हमारे पास 3 बड़े प्लेयर हैं यूरिया बनाने के लिए, वो है फौजी फर्टिलाइजर, एंग्रो फर्टिलाइजर और फातमा फर्टिलाइजर। ये 75% यूरिया बनाते हैं पूरे पाकिस्तान का। अच्छा, अब इसमें बात कर लेते हैं कि इनकी अर्निंग, मैंने लिखा डॉलर बेस्ड है, ये डॉलर बेस्ड तो नहीं है अर्निंग, क्योंकि ये तो पीकेआर में जाके सीमेंट की बोरी बेचते हैं, 4500 की भी बोरी बिक रही है यूरिया की। ये यस 4500 की है, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल मार्केट से ये बोरी खरीदेंगे तो पाकिस्तान के अंदर लैंडेड कॉस्ट में 7000 की पड़ेगी। तो मतलब ये है कि इनके पास, इनका जो मतलब आप दूसरे लफ्जों में कह लें ये बहुत तभी सस्ता बेच रहे हैं, 7000 और कहाँ 4500। तो ये इनकी जो अर्निंग है, अगर अर्निंग नहीं भी है डॉलर बेस्ड, तो भी इनके पास जो प्लांट लगे हुए हैं वो तो डॉलर बेस्ड है। वो किस तरह डॉलर बेस्ड है कि एंग्रो फर्टिलाइजर ने मेरा ख्याल 2007 में या 2006 में या 8 में ये प्लांट लगाया था $1.4 बिलियन का। अभी पूरा एंग्रो फर्टिलाइजर का मार्केट कैप $600 मिलियन का। तो आप इससे आप अंदाजा लगा लें कि वो, और आज के डेट में अगर वो एंग्रो फर्टिलाइजर अपना प्लांट लगाने जाता है तो वो शायद 2 बिलियन प्लस का प्लांट लगेगा। आज अभी कोई भी नहीं लगा रहा है, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ। तो हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन है या नहीं है, बिल्कुल है। जो मर्जी, अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी तो ये प्राइसेस पास ऑन कर देंगे। पिछले साल, यानी आज से 2 साल पहले ये जो सीमेंट की बोरी, ये जो इसकी फर्टिलाइजर की बोरी थी, 2000 रुपए में बिक रही थी, अभी 4500 में बिक रही है। और आप देखें 2 साल में इन्फ्लेशन भी इतनी नहीं बढ़ी है जितनी इन्होंने प्राइसेस पास ऑन कर दी है। हेज अगेंस्ट डिवैल्यूएशन है या नहीं है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि देखें आप, जो सीमेंट जो ये फर्टिलाइजर बेच रहे हैं वो सस्ता बेच रहे हैं मार्केट से, और सॉरी इंटरनेशनल प्राइसेस से। और इसके अलावा इनके जो जो प्लांट है वो पूरा डॉलर बेस्ड है, प्राइस है, इनके पास पावर है कि वो प्राइस पास ऑन कर सकें। तो बिल्कुल हेज अगेंस्ट डिवैल्यूएशन है इनके पास। कंसिस्टेंट डिविडेंड्स हैं, फर्टिलाइजर सेक्टर बहुत अच्छे डिविडेंड पे करता है। इसके अंदर 2 अच्छी कंपनीज जो हैं वो है एंग्रो फर्टिलाइजर एंड यूरिया एंड फौजी फर्टिलाइजर, ये 2 अच्छी कंपनीज हैं। अच्छा, इसके अंदर
अ कपल ऑफ रिस्क भी हैं। वो ये है, पहला रिस्क ये है कि अगर गवर्नमेंट गैस प्राइस इंक्रीज कर देती है तो उनको थोड़ी सी ट्रबल होगी। यस, ट्रबल होगी, लेकिन अगर आप ऊपर देखो, जो मैंने बात की कि 4,500 की बोरी बिक रही है और 7,000 रुपए की लैंडेड कॉस्ट है, यानी कि अगर इंपोर्ट करेंगे तो 7,000 रुपए की है, तो अभी भी बहुत बड़ा मार्जिन है। तो ये अभी भी बहुत लंबे अरसे तक प्राइसेस पास ऑन कर सकते हैं। फ्यूचर ग्रोथ है क्या या नहीं इस सेक्टर में? आई डोंट थिंक कि कोई फ्यूचर ग्रोथ है। 6,000 5,000 से 6,000 मिलियन टन की इनकी डिमांड है और 5,000 से 6,000 की ही इनकी सप्लाई है। और ये इसके ऊपर कोई इतना बड़े पैसे किसी के पास है नहीं अभी कि वो पाकिस्तान में भी $2 बिलियन का प्लांट भी लगाएगा। और पाकिस्तान के अंदर शायद कोई ऐसा यूएफसी के बाद कभी जाके कोई इतनी डिमांड इससे भी ज्यादा क्रिएट हो, अदरवाइज नहीं है। लेकिन फर्टिलाइजर इज वन ऑफ द सेफेस्ट सेक्टर्स टू बेट ऑन PSX। तो जो बिगिनर लेवल है, फर्टिलाइजर स्टार्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है पावर सेक्टर। तो पावर सेक्टर में क्या होता है? पावर सेक्टर में मैं फिर अगेन इसको ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। वो इस वजह से हम इसको पावर सेक्टर के ऊपर डिफरेंट स्पेस कर सकते हैं, डिफरेंट एक दफा दोबारा बात कर सकते हैं कभी। पावर सेक्टर में क्या होता है कि आपने ये सुना होगा कि यार ये मतलब ये जो IPPs के कॉन्ट्रैक्ट हैं, डॉलर बेस्ड अर्निंग है, और इनको 25% के हिसाब से या पता नहीं कितने परसेंट के हिसाब से इनको इन्होंने दिया हुआ है, रिटर्न दिया हुआ है। तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि यार अगर ये इनको मिल रहा है तो ये मुझे क्यों नहीं मिल सकता? बिल्कुल आप भी मिल सकता, आपको भी मिल सकता है अगर आप भी उन्हीं कंपनी के शेयर्स जाके बाय कर लें। तो इनका एग्रीमेंट इस तरह के हैं कि पावर प्लांट लगे हुए हैं, और वो पावर प्लांट के ऊपर जब वो लग रहे थे तो उसके ऊपर काफी खर्चा आना था। तो उन्होंने जो पावर प्लांट लगा रहा था, उन्होंने कहा कि भाई या तो आप मुझे कैपेसिटी पेमेंट्स जो है इनकी वो बहुत ज्यादा है, आप उन्होंने कहा कि भाई या तो आप मुझे ये अलाउ करो कि आप इस पावर प्लांट से मैं बिजली किसी को भी बेच दूं। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप किसी और को नहीं बेच सकते, आप सिर्फ मुझे बेच सकते हो। तो उन्होंने कहा अगर मैं सिर्फ आपको बेच सकता हूँ तो भाई मैं तो अपनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, मुझे कुछ कैपेसिटी पेमेंट दो, और वो कैपेसिटी पेमेंट जो होगी वो मेरा प्रॉफिट होगा। तो गवर्नमेंट ने अलाउ किया। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे अगर आपने गाड़ी रेंट पे ली है, और आप गाड़ी रेंट पे लेने के बाद आपको तो गाड़ी रेंट पे मिल गई, आप घर पे ले जाकर खड़ी कर दो, आप 5 दिन यूज ना करो, 5 दिन जाके यूज करने के बाद आप उसे वापस करने जाओ और आपको यार मैंने तो यूज नहीं की, मुझसे पैसे ना लो। वो कहेगा भाई आपने यूज की ना की नहीं की, मैंने तो आपको अवेलेबल कर दी थी, आपको 5 दिन का रेंट पे करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह है ये पावर सेक्टर के अंदर, जो कैपेसिटी पेमेंट है वो रेंट है एक्चुअली। तो क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है आपको कि पावर प्लांट लगाओ और आप किसी और को नहीं बेच सकते, मुझे ही बेचनी है, तो फिर मैं उससे लेता हूँ कैपेसिटी पेमेंट। यानी कि जो पावर सेक्टर है वो उनसे कैपेसिटी पेमेंट लेता है, और वो डॉलर बेस्ड है, हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन है, क्योंकि वो डॉलर बेस्ड है तो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज हो भी गया। हेज अगेंस्ट डिवैल्यूएशन भी है, क्योंकि वो अगेंस्ट डॉलर बेस्ड है, यानी इनके जो एग्रीमेंट्स है। फिर उसके ऊपर जो जनरली पावर कंपनीज है उनके ऊपर 7.5% का डिविडेंड है। तो ऐसी ऐसे ऐसे बिजनेसेस, ऐसे ग्रुप्स जैसे निषाद ग्रुप जो है, दे आर नॉट नोन फॉर पेइंग डिविडेंड्स, लेकिन वो भी अच्छा डिविडेंड पे करते हैं फ्रॉम देयर पावर सेक्टर, क्योंकि 7.5% डिविडेंड देके आपको पैसा, यानी कि जो जो शेयर होल्डर है उसका पैसा वाइट हो रहा है, उसको पैसा मिल रहा है। तो निषाद क्योंकि खुद बड़ा उसमें शेयर होल्डर है, तो वो कहता है कि भाई यहाँ से पैसे निकालो। तो जैसे निषाद पावर जैसी कंपनीज है, तो ये डिविडेंड पे करती है। सर्कुलर डेट का इशू है बहुत बड़ा यहाँ पर। वो ये है कि अगर आपने शायद सुना हो, सर्कुलर डेट पावर सेक्टर का 2.2 ट्रिलियन रुपीस हो गया। उसका ये मतलब है कि ये लोग, इन लोगों को पैसे टाइम पे नहीं मिल रहे होते। फ्यूचर ग्रोथ मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा पावर प्लांट से भी लेंगे, और वैसे भी जो पावर प्लांट होता है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, इसके अंदर 2-3 बड़ी कंपनीज हैं, 2-3 अच्छी कंपनीज हैं। हम जब इसके ऊपर डिफरेंट स्पेस करेंगे तो बात करेंगे। नंबर 1 है आपकी हपको। हपको सबसे बड़ा पावर प्लांट है पाकिस्तान का। अराउंड 8 से 9% जो पाकिस्तान की जनरेटिंग कैपेसिटी है वो हपको के पास है, यानी सारी जनरेटिंग कैपेसिटी में से हपको सबसे बड़ा प्लांट है। इनके PPAs जो है वो अप टू 2051 तक जा रहे हैं। फिर एक निषाद पावर है, निषाद चुनिया पावर है, सैफ पावर है, ये एक एंग्रो पावर है, इपीक्यूल है। ये 4-5 ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी PPA एक्सपायरी अभी करीब नहीं है, 10-12 साल इनके सब में रहते हैं। PPA एक्सपायरी क्या होता है? ये वो एग्रीमेंट है जब तक मुझे कैपेसिटी पेमेंट मिलेगी। तो जब ये एग्रीमेंट एक्सपायर हो जाएगा, तो अगर आपने पावर सेक्टर में जाना है, आपको इस एग्रीमेंट को जरूर देखना है, इसकी एक्सपायरी डेट को। इसके बगैर आपने इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है कोहिनूर एनर्जी, उसका 2 साल में PPA एक्सपायर हो रहा है, उसके बाद वो बिल्कुल मतलब रिडंडेंट हो जाएगी, उस कंपनी में कुछ नहीं बचेगा। तो ऐसी कंपनी में आपने नहीं इन्वेस्ट करना। तो ये इस वजह से आपको बहुत जरूरी है कि आप PPA एक्सपायरी पावर सेक्टर में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 4-5 कंपनीज के नाम मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं, इनके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं।
बैंकिंग सेक्टर की बात कर लेते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर ऐसे, नेक्स्ट स्लाइड। तो बैंकिंग सेक्टर में ये भी पाकिस्तान का सेफेस्ट सेक्टर है। वो इस वजह से सेफेस्ट है कि ये डॉलर बेस्ड प्राइसिंग, मैंने ये लिख दिया, आई थिंक मैंने कुछ कॉपी पेस्ट कर दिया। डॉलर बेस्ड प्राइसिंग तो नहीं है इनकी, लेकिन ये हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन बिल्कुल है, ये हेज अगेंस्ट डिवैल्यूएशन भी है। अब आप ये सोचेंगे कि ये हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन और डिवैल्यूएशन कैसे हो गया। आप ये सोचो कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन क्यों होती है, आप इसको समझने की कोशिश करो। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन होती आपको कोई डिवैल्यूएशन की वजह से तो नहीं, उससे पहले क्या होता है कि पाकिस्तान में जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसके पास एक मशीन है, उस मशीन को वो चलाना शुरू कर देता है गवर्नमेंट को फंड करने के लिए, गवर्नमेंट का पैसा फंड करने के लिए। क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है कि अपने अपने जितना टैक्स कलेक्ट करती है उससे बहुत ज्यादा स्पेंड करती है, तो उसको क्या करना होता है, उसको वो बैंकों से पैसा उठाती है। अब जब बैंकों से पैसा उठाती है तो बैंक को जब वापस करने का टाइम होता है तो उसके पास पैसे नहीं होते। फिर वो क्या करती है कि वो स्टेट बैंक के थ्रू और पैसा उठाते हैं, वो ओएमओ के थ्रू होता है। मतलब लाइक इस आगे बैंकों को दे देंगे। तो जब नोट मार्केट में आते हैं ज्यादा, पहले 1 ट्रिलियन रुपया था मार्केट में, अभी 1.1 ट्रिलियन रुपीज है मार्केट में। तो जो मेरी गंदम थी, जो मेरी जो भी चीजें थी, उनकी डिमांड तो वही वो उनकी सप्लाई तो वहीं पे है। तो इस वजह से इन्फ्लेशन हो जाती है, और फिर आपको फर्दर डिवैल्यूएशन भी होती है फिर उस वजह से, क्योंकि डॉलर आपका लिमिटेड है लेकिन रुपया बहुत आ गया, तो इस वजह से। अच्छा, अब इसमें इस सारे सिनेरियो के अंदर बैंक बहुत सेफ बेट है। वो कैसे, कि जब भी नया नोट छपेगा तो वो नया नोट कहां जाएगा, वो बैंकों के पास जाएगा, तो उनकी डिपॉजिट ग्रोथ होगी। और जब उनकी डिपॉजिट ग्रोथ होगी, मतलब वो पैसा बैंक में जा रहा है, तो पैसा उतना ही ज्यादा बैंक्स उसको लेंड करेंगे फर्दर। तो इस वे में उनकी डिपॉजिट ग्रोथ हो रही होती है, और वो इस वे में ये डिवैल्यूएशन से भी बहुत जबरदस्त किस्म का हेज है, और ये इन्फ्लेशन से भी बहुत अच्छा हेज है। अच्छा, अब इनके पास फ्यूचर ग्रोथ वगैरह सब सब इसका जबरदस्त है। सारे बैंक्स पाकिस्तान में, अच्छे बैंक जो है वो डिविडेंड पे करते हैं। प्राइसिंग पावर इनके पास नहीं है, क्योंकि स्टेट बैंक डिटरमाइन करता है कि ये क्या रेट देंगे। जैसे अभी आज आप लोगों ने सुना होगा कि मार्केट का इंटरेस्ट रेट जो है वो जो एसवीपी ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया। अच्छा, इस्लामिक बैंक्स में, मैं सिर्फ इस्लामिक बैंक्स में काम करता हूं, तो मैं मिजान बैंक और एफएसएल बैंक जो है, ये दो बैंक्स मेरे पोर्टफोलियो में है। एक है बैंक इस्लामी के नाम से, वो मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, ऑल दो वो भी काफी लोग सेलेक्ट करते हैं, लेकिन जो मेरा ख्याल में उसकी, क्योंकि अभी रिसेंटली उसकी मैनेजमेंट चेंज हो गई है, और जेएस जो है जहांगीर सिद्दीकी, शायद जहांगीर सिद्दीकी है, वो दे आर नॉट वेल नोन फॉर। तो 3 इस्लामिक बैंक्स हैं मेरे पोर्टफोलियो में, 2 हैं, एक जो है मैं उसको आपको कह रहा हूँ कि आप थोड़ा कॉशियस रहें। लास्ट स्लाइड है एहसन भाई, ऑयल एंड गैस की। तो ये 3 सेक्टर जो थे ना, ये सबसे सेफ सेक्टर है पाकिस्तान में। लेकिन अगर आपको चौथा देखना ही है तो ये भी एक काइंड ऑफ सेफ सेक्टर ही है, और वो ऑयल एंड गैस सेक्टर है। इनका काम क्या है, इनका काम ये है कि जमीन से ऑयल निकालते हैं और ऑयल बेच देते हैं। अब आप ये बताओ कि ऑयल जो है, जो जमीन से निकल रहा है, यानी कि जो रिजर्व है ऑयल के, क्या वो रुपीज में नहीं, वो तो डॉलर्स में, राइट, जो ऑयल है। अच्छा, जो उसको लगाने के लिए, निकालने के लिए जो मशीनरी आ रही है, क्या वो रुपीज में आ रही है, नहीं, वो भी डॉलर्स में आ रही है। जो मेरा मशीनरी है, जो मेरा प्रॉपर्टी प्लांट है, वो भी सारा मेरा डॉलर में पड़ा हुआ है। अच्छा, अब आप ये मुझे बताओ, जब मैं उसको निकाल लूंगा तो मैं बेचूंगा जब, तो क्या वो मैं डॉलर में बेचूंगा या रुपीज में बेचूंगा, डॉलर के रेट पे बेचूंगा, राइट। तो वो भी मैं, तुम ये जो सारा सिस्टम ही डॉलर्स के ऊपर चल रहा है ना, इन सारे जो मैंने सेक्टर्स आपको बताए हैं, इसके अंदर ज्यादातर चीजें डॉलर बेस्ड ही हैं। तो ये इसका पूरा चेन है। तो ये निकालते हैं ऑयल, ये बेचते हैं ऑयल, ये रिफाइन करते हैं ऑयल, रिफाइनरी को दे देते हैं, रिफाइनरी को बेच देते हैं। तो पूरे जो सिस्टम में है वो सारा डॉलर बेस्ड है। ऑयल एंड गैस सेक्टर कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे कर रहे हैं। इनकी ऑलमोस्ट सारी कंपनीज, इसमें 4 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। एक ओजीडीसी है, पीपीएल है, मारी है और पीओएल है। तो कभी जब हम इसमें डिटेल में बात करेंगे तो हम देख लेंगे। फ्यूचर ग्रोथ इसके अंदर बहुत लिमिटेड है, क्योंकि जो भी पाकिस्तान के रिजर्व हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं, ग्रेजुअली डिप्लीट हो रहे हैं, तो इसमें फ्यूचर ग्रोथ कोई नहीं है। सर्कुलर डेट का बहुत बड़ा इशू है इसके अंदर। वो क्यों है कि ये लोग क्या कहते हैं, इसमें ओजीडीसी और पीपीएल जो है ये गवर्नमेंट ऑन कंपनीज है। तो वो क्या करती हैं, ये जो ऑयल निकालती हैं, ये गैस निकालती हैं, ये गैस निकाल के ये आपके घरों में दे देती हैं मिसाल के तौर पर। अब वो जो घरों से वहां पे उनको कलेक्शन नहीं पूरी होती है, फैक्ट्रियों से कलेक्शन नहीं पूरी होती, जो कि काम है आगे एसएनजीपीएल और एसएसजीसी, यानी कि वो वाली जो कंपनीज हैं, जो सुई गैस की कंपनीज हैं, उनका ये काम होता है कि वो वहां से कलेक्ट करें। वो कलेक्ट नहीं करते, तो इनको पेमेंट नहीं करते।
और इसके अलावा ये है कि जिस प्राइस के ऊपर वो बेच रहे होते हैं वो प्राइस बहुत कम है और गवर्नमेंट उनको अलाउ नहीं करती कि आप प्राइस बढ़ाओ। तो इस तरह होता है कि जैसे लाइक आप $4 to $5 के ऊपर गैस बाय करके $1 के ऊपर बेच रहे होते हैं, यानी कि एसएनजीसी और एसएनजीपीएल जो है वो ओजीडीसी और पीपीएल को $5 पे $5 पर जो भी उसका यूनिट होता है उसके ऊपर गैस बाय करती है, $1 के ऊपर $1 के ऊपर वो बेच रही होती है। तो वो $1 में से भी कोई 80 सेंट ही रिकवर होते होंगे, तो वो बाकी जो डेल्टा है 4.2 सेंट का वो सर्कुलर डेट में जा रहा है, उसकी इनको पेमेंट नहीं मिलती। तो लुक फॉर सर्कुलर डेट। इस वजह से मैं पर्सनली ओजीडीसी पीपीएल में इन्वेस्टेड नहीं हूँ। अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है तो भाई बहुत देख समझ के करे, कि ओजीडीसी का शेयर प्राइस है $120 मेरा ख्याल अभी, पीपीएल की भी इससे कम होगी थोड़ी सी। इनके ऊपर जो सर्कुलर डेट है वो 500-500 रुपए पर शेयर है, यानी जो इनका रिसीवेबल खड़ा हुआ है। तो वो एक लिहाज से बहुत बड़ी, मतलब ये भी बेट हो सकती है कि आप भाई लेके भूल जाओ और अगले 10 साल आप ना छोड़ो, और अगर उसमें सर्कुलर डेट कहीं पे ऑफ होना शुरू हो गया, गवर्नमेंट के पास पैसे आ गए, तो बल्ले बल्ले हो जाएगी आपके शेयर, मतलब मल्टीप्लायर बन जाएगा। नहीं हुआ तो हालात अभी भी खराब ही है। मारी बहुत अच्छी कंपनी है, इसके पास तकरीबन 10 साल के रिजर्व हैं, अभी 10.5 साल के हैं। और पीओएल इसके पास जो रिजर्व लाइफ है उसकी वो तकरीबन 6.5 साल है अभी। तो इस वजह से पीओएल को मैंने क्रॉस किया है, लेकिन पीओएल की डिविडेंड डील बहुत अच्छी है। पीओएल के पास सिर्फ जो कैश पड़ा हुआ है वो अराउंड $300 पर शेयर का कैश पड़ा हुआ है, और ये शेयर आई थिंक $500 के करीब ट्रेड हो रहा है, और बाकी इनके जो रिजर्व लाइफ और जो सारा कुछ है वो अलग है। तो मतलब ये जो दो, मारी और पीओएल है, ये दोनों अच्छी कंपनी है, आप इनको देखो, लेकिन लुक फॉर द रिजर्व लाइफ एज वेल। तो ये थी मेरी, मैंने इसको बहुत सी, मतलब इसको समराइज करने की कोशिश की है एहसन भाई, जितना जल्दी मैं कर सका था। बाकी कुछ चीजें रह गई हो तो आप देख सकते हैं, यू कैन टेक ऑन फ्रॉम देयर। थैंक यू वेरी मच जवाद भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है। स्पेशली जो नए इन्वेस्टर हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए कई साल लग जाते हैं, और फिर भी जो है ना बहुत से लोगों को बहुत सी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। तो थैंक यू वेरी मच वसीम भाई और इमरान भाई। हमें जो दूसरा टॉपिक था वो डिस्कस करना है। आई नो कि टाइम बहुत शॉर्ट रह गया है। अगर इमरान भाई आप लीड ले लें, अगर आप चाहें तो स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था उसमें हमें ये देखना था कि जो मॉनेटरी पॉलिसी चेंज हुई है उसका बिफोर और आफ्टर क्या इम्पैक्ट है। आई इमरान भाई गेस आपकी आवाज़ नहीं आ रही इमरान भाई। आपने माइक तो खोला हुआ है। पहले जब सेशन में थे तो आपकी आवाज़ आ रही थी उस वक्त, अभी आवाज़ नहीं है। साद भाई, वसीम भाई। एहसन भाई, मैं इसको कवर कर दूं, मैं जो मुझे समझ आ रही है इस बारे में, अगर आपका कनेक्ट अ, नहीं हो पा रहा उनसे। नहीं नहीं, इमरान भाई ऑनलाइन तो है मगर ओके शायद ओके ओके। माइक का मसला है। मैं आप देखें अगर आप कुछ कवर करना चाहें, क्योंकि टाइम भी असल में ज़्यादा है। मैं चाहूँगा कि वो वो भी इसमें इनपुट दें अपना, इमरान भाई, मगर ये कि आई एम नॉट श्योर कि माइक का क्या सिलसिला है। अच्छा, मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ क्योंकि टाइम भी है, हम लोग आगे क्वेश्चंस भी ले लेते जी हैं जी फिर जी। थोड़े से। तो जी ये जी जी। अभी आज के डेट में तकरीबन जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसने 150 बेसिस पॉइंट्स जो है वो इंटरेस्ट रेट्स को कम किया। इसका मतलब ये है कि पहले 22% था और अभी 20.5% हो गया। अच्छा, ये 20.5% क्यों हुआ है, उसका रीजन ये है कि अभी जो मई के नंबर्स आए थे हमारे पास इन्फ्लेशन के, वो 11.8% की इन्फ्लेशन आई थी हमारे पास। तो 11.8% की इन्फ्लेशन के साथ अगर 22% का आप इंटरेस्ट रेट रख रहे हैं, तो ये जो 10.2% का जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो 10.2% पॉजिटिव है, जो बहुत ज्यादा है। तो ऑल्दो आईएमएफ की तरफ से ये था कि आप इंटरेस्ट रेट ना कम करें, लेकिन ये इतना बड़ा बेस, इतना बड़ा मतलब डेल्टा क्रिएट हो गया था कि इनको इंटरेस्ट रेट कम करने पड़े।
अच्छा, अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो जो इसमें दो तरीके से आप हम देखते हैं। एक आई वुड से कि तीन तरीके से देखते हैं, मैं बिल्कुल इजी अल्फाज में बयान करता हूँ कि नंबर वन तो ये है कि जो हाईली लिवरेज कंपनीज थी उनकी उनका जो है वो कम हो जाएगा। जो हाईली लिवरेज कंपनीज थी उनकी उनकी डेट, उनकी फाइनेंस कॉस्ट कम हो जाएगी इसकी वजह से। 1.5% का जो कट हुआ है, तो हाईली लिवरेज कंपनी में फॉर एग्जांपल मुझे एक कंपनी याद आ रही है, इंटरलूप है, बेस्ट वे सीमेंट हाईली लिवरेज्ड है, इनका फाइनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है। और तीसरी कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में हबको है, ये भी, इसकी भी फाइनेंस कॉस्ट ज्यादा है। जो जो कंपनी इनकी फाइनेंस कॉस्ट ज्यादा है उनके ऊपर इसका जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, दूसरा जो इम्पैक्ट है, ये तो एक इम्पैक्ट हो गया। दूसरा इम्पैक्ट है जो ओवरऑल पूरी मार्केट के ऊपर आएगा। वो क्या है? वो ये है कि जब मुझे 22% का यील्ड मिल रहा था मार्केट से, मनी मार्केट से, तो मैंने तो अपना पैसा मनी मार्केट में लगाया हुआ था ना, मैंने कोई सुगूक लिया हुआ था 22% के ऊपर, वट जो भी है। और जब वो 22% से 20.5% हुआ, तो एक फ्रैक्शन ऑफ पैसा जो होगा वो वहां से मूव करेगा स्टॉक मार्केट में आने के लिए, क्योंकि उसको ये लगेगा कि अभी स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो मुझे इससे ज्यादा अच्छा रिटर्न दे देंगे। तो इस वजह से ओवरऑल, क्योंकि जब आप शेयर्स की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स फ्यूचर कैश फ्लोज आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो आप एक डिस्काउंटिंग फैक्टर लेते हो। तो वो डिस्काउंटिंग फैक्टर आप कह लो, ऑल्दो वो ये वाला फैक्टर नहीं होता जो जो है, लेकिन स्टिल उसके अंदर भी तो कुछ कमी आएगी ना। तो एक उस वजह से आपकी ओवरऑल पूरी मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आता है, और वो आप कल जब मार्केट ओपन होगी आप लोग कल देखोगे वो इम्पैक्ट क्या है। तीसरी जो चीज है वो है बैंकिंग सेक्टर के ऊपर। अब ये जनरली बात की जाती है कि बैंकिंग सेक्टर है, इसके ऊपर मैंने ट्विटर के ऊपर आज थ्रेड भी लिखा था, वो मैंने इसको डिटेल में उसमें कवर किया है। तो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर ये बात होती है कि यार ये बैंकिंग सेक्टर के लिए तो ये नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि पहले ये 22% बना रहे थे, अब ये 20.5% बना रहे हैं। लेकिन ये बैंकिंग सेक्टर के लिए भी ऐसा इतना नेगेटिव नहीं है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर भी बाकी बाकी कंपनीज की तरह है, और वहां पे भी उनके भी कैपिटल एप्रिसिएशन तो होगी। मतलब क्या है कि अगर एक शेयर 100 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, तो इसके बाद वो शेयर ऑटोमेटिकली 105, 104, 103 जो भी है, उसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर को भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। आप ये देखो कि वो कौन सा टाइम था जब बैंकिंग सेक्टर का जो 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 वैल्यूएशन थी वो सबसे ज्यादा थी, वो था 2016-17, जब मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर थी और इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.5-6% था। तो उस टाइम के ऊपर बैंकिंग सेक्टर की वैल्यूएशन सबसे ज्यादा उस वक्त थी। हालांकि उस वक्त तो कम होनी चाहिए, क्योंकि 5-6% तो क्या कमा रहे होंगे, लेकिन नहीं, मार्केट इस तरह नहीं देखती। मार्केट ये कहती है कि भाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स फ्यूचर कैश फ्लो, यानी इवन बैंकिंग के कैश फ्लो के, वो भी पॉजिटिव है। तो इसी वजह से मैंने आपको पहले बताया था कि बैंकिंग सेक्टर बहुत सेफ बैठा है। क्यों? जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तब भी ये गेन करते हैं, जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तब इनकी वैल्यूएशन बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये इम्पैक्ट है तीन तरह के, जिसकी वजह से ये सब वो हो रहा है। ठीक। इमरान भाई शायद। अच्छा, वसीम भाई ये कह रहे हैं, वसीम भाई का मुझे मैसेज आया है कि उनके माइक के साथ कोई प्रॉब्लम है, या हम्म। टेलीग्राम के साथ उनको कोई प्रॉब्लम हो रहा सही है। सही। तो वो ये भी बात कर रहे हैं, उन्होंने एक चीज के ऊपर मुझे मैसेज किया है कि प्लीज शेयर योर थॉट हाउ एमपीसी, यानी कि जो जो इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, ये इम्पैक्ट, ये यूएसडी को कैसे इम्पैक्ट करेगा। तो इसको थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा। वो इस तरह है कि जब भी किसी किसी कंट्री के अंदर इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं, तो मिसाल के तौर पे आज मेरे पास पैसा है और मैंने उसे 22% के ऊपर लगाया हुआ है, तो अगर मेरी कंट्री का इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, तो मेरे पास अगर ऑप्शन अवेलेबल है कि मैं इसको यूएसडी में भी लगा दूं, राइट? तो ये हो सकता है कि मेरा थोड़ा सा कैपिटल आउटफ्लो और मैं इसको यूएसडी में अंदर लगाना शुरू कर दूं, तो यूएसडी का आउटफ्लो शुरू हो जाएगा इस कंट्री से, यानी पाकिस्तान से। तो ऑलरेडी 1.5% बहुत कम है, और 20%, 20.5% का रेट अभी भी बहुत ज्यादा है, तो आई डोंट थिंक कि कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। लेकिन दिस इज हाउ इट इम्पैक्ट्स। सही। ऑनगोइंग ऑनगोइंग, मगर ये इंटरेस्ट रेट गिरने हैं ना, जी इमरान जी, भाई ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म, जी, ये बिल्कुल इंटरेस्ट रेट कम होंगे। अभी भी आप राइट नाउ भी देखें तो आपका कोई रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो तकरीबन 8.5% के करीब है। तो ये इंटरेस्ट रेट तो कम होंगे ही होंगे। और ये जो एक और जो इम्पैक्ट आता है जो इंटरेस्ट रेट के कम होने से यूएसडी के ऊपर इम्पैक्ट होता है, वो ये होता है कि जो कंपनीज हैं जिन्होंने लेट्स से प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करनी है और उन्होंने बोरिंग लेके करनी है, तो वो 22% की बोरिंग पे शायद वो ना इंपोर्ट करें, लेकिन जब 14% इंटरेस्ट रेट हो जाए तो वो 14% बोरिंग करके वो प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट कर लेंगे, जिससे डॉलर का आउटफ्लो होगा और डॉलर की डिमांड क्रिएट होगी। लेकिन अभी जो 1.5% का, यानी कि जो 150 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट है,
उससे डॉलर के ऊपर आई डोंट थिंक कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है। हाँ, जब ये 13% 14% पे जाएगा तो फिर कंपनीज अपनी बोरिंग शुरू करेंगी। इमरान भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं? इमरान भाई अगर आप री लॉग इन कर लें तो अच्छा है। आवाज नहीं आ पा रही इमरान भाई। सेशन की शुरू में बिल्कुल सही आवाज आ रही थी इमरान साहब के पास से, मगर ये कि अपनी शायद कुछ इनपुट देना चाह रहे थे। अच्छा, साथ में जो है हम कुछ सवाल हेलो। ले लेते हैं। जी जी इमरान भाई, वेरी गुड। आप हेलो। माइक सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। इमरान भाई आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू करें। फिर शायद कोई मसला आ गया। अच्छा, साथ साथ कुछ सवाल ले लेते हैं। तैमूर साहब का सवाल है, उन्होंने टेक्स्ट में भेजा था कि जो ब्रोकरेज अकाउंट का ओपनिंग का है अकाउंट, तो वो उनको डिफिकल्ट लग रहा था। और वो कह रहे थे कि मतलब सऊदी अरब में ये आसान है, मगर ये कि पाकिस्तान में किस तरह से ब्रोकरेज अकाउंट खुलवाएं। तो आरडीए के थ्रू ये बहुत आसानी से खुल सकता है। आरडीए अकाउंट जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके लिए जो है बहुत आसानी से वो आरडीए अकाउंट खुलवा सकते हैं। ऑनलाइन सारा सिस्टम है। अपने जो भी आपका प्रिफर्ड बैंक है उसके अंदर आप जो है आरडीए अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। और फिर जब वंस आरडी अकाउंट खुल जाता है तो वहीं पर फैसिलिटी भी है कि आप उसी आरडी अकाउंट के थ्रू जो है ब्रोकरेज अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, जो भी आपका प्रेफर्ड ब्रोकरेज है, और उसके अंदर जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ बड़े ब्रोकरेज हाउसेज हैं जो कि सदियों से हैं सदियों से तो नहीं, डेकेड्स से हैं, तो डेफिनेटली दे आर ट्रस्टेबल। तो उनमें आप जो है कर सकते हैं। बाकी ये कि ग्रुप के अंदर जो है वो जो भी आप लिस्ट वगैरह अगर चाहेंगे तो वो हो जाएगा। अगर स्पीकर्स में से कोई गाइड करना चाहे इस हवाले से, मैंने बेसिक जवाब दे दिए। और किसी को अगर सवाल पूछना है तो अपना हाथ खड़ा कर सकता है या फिर टेक्स्ट भेज सकता है, तो हाँ, वो रिपीट हो जाएगा। जी जवाब भाई। अच्छा, ऐसा मैं ये एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जब ब्रोकरेज अकाउंट आप ना ओपन करें पाकिस्तान में, और अगर आरडीए के थ्रू ओपन करें, तो आप मेक श्योर करें कि आप मिजान बैंक के थ्रू नहीं ओपन करें। यानी जो भी आप ब्रोकर सेलेक्ट करें वो मिजान बैंक के थ्रू ना सेलेक्ट करेक्ट। करें। रीजन ये है कि वहां पर वो सिर्फ और सिर्फ आपका सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग, इस्लामिक जो लाइक व्हाट डू से इट, ये जो इस्लामिक शरिया कंपनीज हैं, कंप्लाइंट। शरिया कंप्लाइंट शरिया कंपनीज कम है, उन्हीं में सिर्फ जी आप जी, इन्वेस्ट कर सकेंगे। और बिल्कुल। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो शरिया कंप्लायंस के चक्कर में हर 6 महीने बाद यानी वो चेक इन चेकआउट करती रहती हैं। जैसे पीओएल 6 महीने पहले शरिया कंप्लाइंट था, अभी शरिया कंप्लाइंट नहीं है। जी, इस तरह हबको 1 साल पहले शरिया कंप्लाइंट नहीं थी, अभी शरिया कंप्लाइंट है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि जो इस तरह अप एंड डाउन करती रहती है। तो इस वजह से मिजान बैंक के थ्रू ना ओपन करें आप अपना आरडीए अकाउंट। आप मैं एक ही आरडीए अकाउंट ओपन कर सकते हैं, सिर्फ ये बात ध्यान में रखिए। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, आरडी अकाउंट तो मल्टीपल खुल सकते हैं, मगर ब्रोकरेज अकाउंट शायद एक ही हो सकता है खाली, जहां तक मेरी नॉलेज में है। और मेरे साथ भी यही हुआ था कि मैंने मीजान बैंक से स्टार्ट किया था आरडी अकाउंट और उसी से ब्रोकरेज खोला था। और फिर इनफैक्ट मैं बाकी ट्रेड नहीं कर पाया किसी भी और स्टॉक के अंदर। राइट। और वसीम भाई ये कह रहे हैं कि वसीम भाई जो कि मतलब लाइक स्पीकर भी थे आज, उनके माइक में कोई प्रॉब्लम है कि अगर किसी को फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो अबाउट अबाउट ब्रोकरेज हाउस या ये जो है, वो माशाल्लाह उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो वो फर्दर भी गाइड कर सकते हैं। आप उनको पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वी आर मिसिंग वसीम भाई वॉइस, मगर ये कि माशाल्लाह उनको बहुत ज्यादा इसके हवाले से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। अच्छा, एक और सवाल है। पोको के नाम से उनका लेबल है, और वो पूछ रहे हैं जैसे सर आपने जैसे पावर सेक्टर के हवाले से बात की, तो फ्यूचर ग्रोथ के हवाले से वो पूछना चाह रहे थे कि सोलर जो एक फोकस हो रहा है दुनिया में कि ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं और सोलर पावर के हवाले से जा रहे हैं, तो इसका फ्यूचर के हवाले से क्या देखना है? अगर ये इम्पैक्ट करेगा पावर सेक्टर को?
तो सीन ऐसा है कि हमने जो पावर सेक्टर में बात की ना, वो तो देखें सोलर कोई पावर प्लांट लगा था, अभी तो पिछले काफी अरसे से सोलर के पावर प्लांट्स लगाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिड मांग रही है, और कोई उनको बिड भी नहीं कर रहा कि हम सोलर पावर प्लांट लगाने को तैयार हैं, मतलब लाइक वो पैसे, क्योंकि होता क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि भाई आप आके बिड करो कि कितने में आप ये सोलर पावर प्लांट लगाओगे आप, और आप अपना पूरा पैसा लगाओ और उसके अगेंस्ट हम आपको कैपेसिटी पेमेंट्स देंगे। लेकिन क्योंकि जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसमें वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैपेसिटी पेमेंट ही नहीं दे पा रही होती, तो इस वजह से अभी कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है सोलर लगाने को पाकिस्तान। तो अभी जो भी पावर प्लांट्स लगे हुए हैं उनके गवर्नमेंट बैक्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और डॉलर बेस्ड अर्निंग्स हैं उनकी, मतलब डॉलर बेस्ड उनका रिटर्न है और वो गवर्नमेंट बैक्ड है, यानी कि गवर्नमेंट ने उनको अपनी गारंटी दी हुई है कि हम आपको पैसे ये वाले पे करेंगे। तो इस वजह से मैंने आपको कहा था कि ये सेक्टर वन ऑफ द मोस्ट डिफेंसिव सेक्टर्स है, और सबसे लाइक क्योंकि आपका जो है रिटर्न जो है वो फुली गारंटीड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, कि आपको मिलना ही मिलना है ये रिटर्न आपको। हाँ, ये अभी प्रॉब्लम चल रहा है, थोड़ा सा लेट हो जाएगा, लेकिन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की गारंटी से तो बड़ी आपके पास पाकिस्तान के अंदर, यानी किसी भी कंट्री के अंदर उसकी गवर्नमेंट से बड़ी गारंटी कोई नहीं होती। तो ये है, जब ये सोलर पे जाएंगे तो उस वक्त की बारी है, लेकिन अगर आप वापस जाओगे मेरी स्लाइड के अंदर तो आप देखेंगे कि पीपीए एक्सपायरी मैंने इसे वैसे मेंशन किया है। इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी ऐसी कंपनी में ना इन्वेस्ट करो जिसका पीपीए इज अबाउट टू एक्सपायर, और ऐसी अभी कोई काफी सारी कंपनीज ऐसी हैं, एटलीस्ट 5-6 तो मैं रिकॉल कर सकता हूँ जिनके पीपीए बिल्कुल एक्सपायर होने वाले हैं। तो जब वो पीपीए एक्सपायर हो जाता है तो वो कंपनी को फर्दर कोई पेमेंट नहीं मिल रही होती गवर्नमेंट की तरफ से, और आप वहां पे फंस जाओगे। लोग कैपको में फंसे हुए हैं अभी। थैंक यू। कोई अगर वॉइस से पूछना चाहे सवाल, हैंड रेज कर दे, मैं माइक ऑन कर दूंगा उनका। कोई टेक्स्ट से पूछना चाह रहा है, टेक्स्ट से पूछ ले। जी। जी उमर साहब, कुछ पूछना चाह रहे हैं उमर साहब? आवाज नहीं आ रही आज असल में। माइक बहुत सौ के नहीं चल रहे। और किसी का कोई सवाल है? ऑलरेडी हम मतलब एक्सटेंड कर चुके हैं टाइम। अगर किसी को वैसे सवाल पूछना है टेक्स्ट में पूछ ले, वरना तो फिर ये कि हम सेशन कंक्लूड कर लेते हैं। और अगर कोई ऐसा फॉलो अप सेशन चाहिए होगा तो फिर इंशाल्लाह करेंगे। डेफिनेटली इमरान साहब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते, वसीम साहब अपना, मगर शायद ये टेलीग्राम सूट नहीं किया। तो नेक्स्ट टाइम जूम पे रख लेंगे या गूगल मीट पे रख लेंगे। तो डेफिनेटली और हमारी जो है नॉलेज इस हवाले से गेन होगी। चलिए ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। और इंशाल्लाह इसको जो है कंटिन्यू करेंगे लर्निंग को। और मजीद अगर ज़रूरत होगी तो इन सेक्टर्स को, जो सेक्टर्स अभी हाईलाइट हुए हैं, और इसके अलावा और अगर कोई और सेक्टर्स हैं जो कि एक मैट्रिक्स टाइप का बन गया है हमारे पास, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है तो वो देख सकते हैं रिकॉर्डिंग के अंदर भी जो शेयर हो जाएगी। तो वो मैट्रिक्स एक बहुत अच्छा मैट्रिक्स मिल गया है, उसकी बेस के ऊपर जो है हम सेक्टर्स और कंपनीज को जो है शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं और उसके अंदर जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। और फिर इंशाल्लाह देख लेंगे इसको फॉलो अप सेशन। थैंक यू वेरी मच।